नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास टंके की चोट पार्ट 5। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब आगे। सोहन लाल ने खुले दरवाजों के पल्लों को धक्का दिया और भीतर प्रवेश कर गया। महावीर सामने ही कुर्सी पर बैठा था। एकाएक सोहन लाल को सामने पाकर वह चौंका, फिर घबरा उठा। सोहन लाल ने उसके चेहरे को पहचाना। क्या बात है महावीर, न दुआ न नमस्कार, तबीयत तो ठीक है ना? सोहन लाल ने उसे घूरा। हाँ, महावीर ने फौरन सहमति से हड़बड़ाहट भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो फेरा लगाया नाइक के यहाँ? सोहन लाल के दांत पिंच गए। मैं? क्या कह रहे हो? मैं? उल्लू के पट्टे! सोहन लाल ने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ महावीर के गाल पर लगाया। मुझसे झूठ बोलता है, चोरी करके कहता है। मैंने चोरी नहीं की। महावीर सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गया। मैंने तेरे को समझाया था कि कुछ नहीं होने वाला, फिर भी तू नाइक के पास जा पहुंचा। मैं नहीं गया। तो क्या वह तुझे घोड़े पर बिठा कर ले गए थे? सोहन लाल ने व्यंग भरे स्वर में कहा। हाँ, वह मुझे लेने आए थे। महावीर फक चेहरे से बोला। नाइक के आदमी मेरे पास आ पहुंचे थे। झूठ मत बोल, नाइक के आदमी तेरे पास नहीं आ सकते। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि? मैं सच कहता हूँ, वे मेरे पास आए थे, मुझे ले गए। मैं झूठ नहीं बोलता। सोहन लाल उसे घूरता रहा। तूने डकैती के बारे में किसी से बात की? महावीर खामोश रहा। बक साले, सतनाम से बात की थी। महावीर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कौन सतनाम? मेरा दोस्त। वह तेरे उसी दोस्त ने लाख रुपया पाने की खातिर तेरे बारे में नाइक तक खबर पहुंचा दी। तभी वे लोग तेरे पास आ गए और तूने देवराज चौहान का ठिकाना बता दिया। सोहन लाल कड़वे स्वर में बोला। मैं न बताता तो वे मेरी जान ले लेते। महावीर सूखे स्वर में कह उठा। उल्लू का पट्टा! सोहन लाल दांत खींचकर कह उठा। तब तू देवराज चौहान का डर भूल गया था कि वह तेरा गला काटकर नाइक को भी भिजवा सकता है। महावीर का चेहरा भय से दूध की भांति सफ़ेद हो गया। मेरे मन में कोई खोट नहीं था। मैंने नाइक के पास नहीं जाना था। मैं तो घर में बैठा था। महावीर ने भरे स्वर में कहा। तुम्हारे कहने पर समझ में आया कि सतनाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। वह तो मौके का फ़ायदा उठा गया। तेरी इस गलती से जानता है क्या हो गया है और क्या होने वाला है? सोहन लाल कठोर स्वर में कह उठा। मेरा कोई कसूर नहीं, ये तो उठ। सोहन लाल पहले जैसे स्वर में बोला। कहाँ? महावीर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान के पास। तेरा फैसला देवराज चौहान करेगा। सोहन लाल, मैं? अबे चल! कहने के साथ ही सोहन लाल ने उसकी बाह को पकड़कर झटका दिया और खींचता हुआ उसे बाहर लेता चला गया। रास्ते में सोहन लाल ने उसे बताया कि उसकी गलती की वजह से क्या होने जा रहा है। सुधाकर नाइक ने निगाह उठाकर देखा। उसके देखते ही देखते चौबदार ने भीतर प्रवेश किया और उसके पास आ पहुंचा। नाइक का चेहरा बिल्कुल शांत सामान्य था। आओ। नाइक ने अपना काम छोड़कर खुलासा तौर पर उसे देखा। जहरी ड्रग्स कब दे रहा है? कब का दिन बताया था तुमने? 2 दिन बाद विदेश से उसकी ड्रग्स मुंबई तट के खास हिस्से पर पहुंच रही है, चौबदार ने कहा। गुड। नाइक ने सिर हिलाया। जेरी से एक बार फिर फ़ोन पर बात कर लेना। वह हरामी आदतों का मालिक है। ज़्यादा भाव देने वाला ग्राहक उसे मिल गया तो वह उसे ड्रग्स बेच देगा। समझा देना उसे कि ड्रग्स कहाँ रखनी है। हमने उस जगह की भी व्यवस्था कर दी है, इसलिए आने वाली ड्रग्स अगर किसी दूसरे के हाथ लगी तो वह अपने देश वापस नहीं जा सकेगा। चौबदार ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान को कल मुंबई की सीमा से बाहर छोड़ दिया था? जी हाँ, मैं आपसे देवराज चौहान के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ। नाइक की आंखें सिकुड़ी। उसे कल सीमा पार पहुँचा दिया था? नाइक शब्दों को चबाकर बोला। हाँ, लेकिन वह वापस मुंबई में आ गया है। सुधाकर नाइक के चेहरे पर भूचाल के भाव उभरे। वापस आ गया है? हाँ नाइक साहब, मेंटल हो गया है, मरेगा। कहाँ देखा उसे? नाइक का चेहरा सुलग उठा। देखा नहीं, 2 घंटे पहले उसने मुझ पर काबू पा लिया था। वह काबू में कर लिया था तुम्हें? नाइक ने जल्दी से कहा। जी हाँ,
बैंक से लूटा 1.5 करोड़ उसने वापस कर दिया है, चौबदार ने कहा। ओह, नाइक के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। तो माफी मांगने का नया तरीका निकाला है देवराज चौहान ने, लेकिन वह यह नहीं जानता कि नाइक जो कहता है उसे पूरा होता हुआ देखना। यह बात नहीं है नाइक साहब, चौबदार ने गंभीर स्वर में बात काटी। देवराज चौहान ने कुछ और ही कहा है। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। नाइक के होंठ भींच गए। उसने चौबदार की आंखों में देखा। बैठ जाओ, आराम से बात करो। चौबदार कुर्सी पर बैठा और कह उठा, देवराज चौहान ने 1.5 करोड़ रुपया वापस कर दिया है। देवराज चौहान कहता है कि आप जानबूझकर उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने बैंक का पैसा लूटा था, आपका नहीं। वह कहता है अब इसी 1.5 करोड़ को वह आपसे लूट कर दिखाएगा। ऐसा बोला वो, खुल्लम खुल्ला बोला वो। जी हाँ, मेंटल हो गया है, मुझे चैलेंज देता है, मेंटल हो गया है वो। नाइक गुर्रा उठा। चौबदार खामोश रहा, नाइक को देखता रहा। नाइक खा जाने वाली निगाहों से चौबदार को देखे जा रहा था। सारा अंडरवर्ल्ड जान चुका है कि नाइक ने देवराज चौहान को 6 महीने के लिए मुंबई से निकाल दिया है। ऐसे में देवराज चौहान मुंबई में आ गया। वह वापस ही नहीं आया, बल्कि आपको 1.5 करोड़ रुपया देकर आपको चैलेंज दे रहा है। बहुत ही जल्द यह बात अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल जाएगी कि देवराज चौहान ने नाइक साहब को ऐसी खतरनाक चुनौती दी है। चौबदार ने गंभीर स्वर में कहा, मेंटल हो गया है देवराज चौहान। मेरा हुक्म न मानकर उसने मुंबई में कदम रखा, ऊपर से मुझे ही ललकारता है। बहुत बुरा किया देवराज चौहान ने, बहुत बुरा किया। सुधाकर नाइक की आवाज में वहशी भाव आ गए। देवराज चौहान तो शरारती आदमी निकला। नाइक से शरारत करता है, गलत बात। इससे ज्यादा गलत बात तो और दूसरी हो ही नहीं सकती। क्यों चौबदार, मैंने ठीक बोला? जी, आपने ठीक कहा। मुझे भी यही लग रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। नाइक एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। यह देवराज चौहान तो मेरे मुंह पर काली पोत देना चाहता है। मेरी बात न मानकर मुंबई में आ गया। एक गलती, इस गलती को तो आसानी से धोया जा सकता था, लेकिन अब तो देवराज चौहान मेरी इज्जत को डंके की चोट पर अंडरवर्ल्ड में नीलाम करने का डंका बजा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आज के वक्त में कोई मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। हैरानी की बात है, तुझे हैरानी नहीं हो रही चौबदार? हो रही है। चौबदार के होठ हिले, जबकि आंखों में नाइक के प्रति ढेर सारी नापसंदगी के भाव थे, क्योंकि नाइक उसके और ममता के बीच अपनी टांग अड़ाए बैठा था, ममता से मिलने को मना करता था। हैरानी वाली बात है तो होगी ही। नाइक की आवाज में खूंखारता के भाव थे। तुम कुछ नहीं बोल रहे देवराज चौहान के बारे में, कुछ तो कहो। मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, चौबदार ने सपाट स्वर में कहा। नाइक ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़ा सिगरेट का पैकेट उठा लिया। हुक्म की गुंजाइश ही कहाँ बची है? मर्डर कर दो देवराज चौहान का। नाइक की आंखें सुर्ख हो रही थी। जी, नाइक ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। मुझे जल्दी से उसके मर्डर होने की खबर दो। उसके ज्यादा देर जिंदा रहने से लगेगा जैसे गले में सांप लटक रहा है और कभी डस देगा। देवराज चौहान की तरफ दौड़ लगा दो। मैं अभी देवराज चौहान को तलाश करने के लिए आदमियों से कहता हूँ। गुड। नाइक ने मौत भरे अंदाज में सिर हिलाया। गुड गुड। चौबदार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नाइक ने चौबदार के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान खतरनाक आदमी है चौबदार, नाइक ने खूंखारता भरे स्वर में कहा। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं बाद में यह बात तुम मुझे कहने लगो कि देवराज चौहान हाथ नहीं आ रहा, बच निकला है, खतरनाक है वह, समझे? मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ यह सुनना है कि देवराज चौहान की लाश मुंबई की फलां सड़क पर पड़ी हुई है। बहुत जल्दी आपको यह खबर मिलेगी, चौबदार ने सपाट स्वर में कहा। इंस्पेक्टर बिहानी भी खत्म हो जाएगा, अपने आदमियों को उस पर भी लगा दूंगा। जाओ, नाइक ने भिजे दांतों से कहा। चौबदार ने सिर हिलाया और पलटकर बाहर निकल गया। मेंटल हो गया है देवराज चौहान। नाइक के चेहरे और आवाज में ठूंस ठूंस कर क्रूरता भरी हुई थी। सुधाकर नाइक के ऑफिस से निकलकर बालकृष्ण चौबदार अपने ऑफिस नुमा केबिन में पहुंचा।
और फोन पर व्यस्त होते हुए अपने आदमियों को देवराज चौहान को ढूंढ निकालने का आदेश देने लगा। इस दौरान उसका चेहरा सपाट और शांत रहा। इस काम से फारिग होकर चौकीदार प्रेमलाल के ऑफिस में पहुंचा। प्रेमलाल ने उसे देखा, फिर खुद को काम में व्यस्त दर्शाने लगा। इंस्पेक्टर बिहानी के बारे में कोई खबर? चौकीदार ने पूछा। प्रेमलाल ने पुनः सिर उठाकर उसे देखा। हमारे आदमी उसकी तलाश में हैं। कब तक तलाश होती रहेगी? चौकीदार ने सिगरेट सुलगाई। उनसे कहो, तेजी दिखाए। कल से बिहानी पुलिस स्टेशन नहीं आया। छुट्टी लेकर भाग गया है क्या? चौकीदार के होठों से निकला। नहीं, इस बारे में मालूम किया है। उस इंस्पेक्टर ने कोई छुट्टी नहीं ली। प्रेमलाल ने कहा। उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं कि वह कहाँ गया है। चौकीदार ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। अपने आदमी पुलिस स्टेशन पर नजर रख रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वह इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन तो आएगा। सुना है देवराज चौहान ने 1.5 करोड़ रुपया तुम्हारे हाथों वापस भिजवा दिया है? प्रेमलाल बोला। हाँ, और नाइक साहब को धमकी भी दी है। चौकीदार ने होठ खींचकर कहा। देवराज चौहान अब बचने वाला नहीं। उसे चाहिए था कि 6 महीने से पहले मुंबई में कदम ही न रखता। वह देवराज चौहान है, उसे कम मत समझ बैठना। उसके बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ, चौकीदार ने गंभीर स्वर में कहा। 1.5 करोड़ कहाँ है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिया है। चौकीदार ने प्रेमलाल की आंखों में झांका। और रसीद पाटिल को दे चुका हूँ। कुछ और पूछना है? गलत मत समझो। प्रेमलाल उसकी आवाज का तीखापन पहचान कर बोला। मैंने सिर्फ 1.5 करोड़ के बारे में पूछा था, यह नहीं पूछा कि वह जमा कराए कि नहीं। चौकीदार ने प्रेमलाल को देखते हुए कश लिया और बिना कुछ कहे पलटकर बाहर निकल गया। जाने क्यों प्रेमलाल की आंखों के भाव उसे कुछ कहते लगे थे, जैसे प्रेमलाल उसे कुछ कहना चाहता हो और कह न पा रहा हो। चौकीदार अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। टेबल पर 2 फोन मौजूद थे और अब उसे सिर्फ इंतजार था घंटी बजने का, देवराज चौहान या इंस्पेक्टर बिहानी के बारे में कोई खबर मिलने का। देवराज चौहान ने महावीर पर निगाह मारी। महावीर का चेहरा पीला फक पड़ा हुआ था, आंखों में खौफ था। जगमोहन एक तरफ कुर्सी पर बैठा था और सोहनलाल पास ही में खड़ा था। उनके बीच खामोशी छाई हुई थी। अभी अभी सोहनलाल देवराज चौहान को महावीर का कारनामा बताकर हटा था। अब बताओ, सोहनलाल ने सख्त स्वर में कहा। इस कमीने के साथ क्या करना है? देवराज चौहान ने महावीर से निगाह हटाकर सिगरेट सुलगाई। अगर यह खुद नाइक के पास गया होता तो सजा का हकदार था। अपने दोस्त से बात करके इससे अनजाने में गलती हुई है। नाइक का खौफ इसके सिर पर चढ़ गया था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जाने दो इसे। साला कुत्ता। सोहनलाल ने तीखी निगाहों से उसे देखा। सारी गड़बड़ मेरे ही कारण हुई। ना मैं तुझ जैसे चूहे को इस मामले में लाता और न ही नाइक की मुसीबत हमारे सिर पर आती। खुद को बचता पाकर महावीर की रंगत वापस लौटने लगी। उसने सोहनलाल को देखा। तू जानता है मैं चूहा नहीं हूँ। महावीर की आवाज में अफसोस के भाव थे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि नाइक के नाम से मुझे क्या हो गया था। मैं क्यों इतना डर। चुप कर, सोहनलाल ने दांत खींचकर कहा। चूहा नहीं है तो तुझे पहले क्या हो गया था? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया था। महावीर हाथ हिलाकर कह उठा। मुझसे कोई गलती नहीं हुई और जो हुई वह अनजाने में जाने कैसे हो गई। लेकिन मैं सतनाम को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरे बारे में नाइक को खबर दी है। मैं उसे थोबड़ा बंद रख अपना। सोहनलाल पूर्वता स्वर में कह उठा। उसे कुछ कहा तो पुलिस कत्ल के मामले में पकड़ लेगी। दफा हो जाए यहाँ से, जाकर आराम से जिंदगी बिता। महावीर के चेहरे पर दृढ़ता के भाव झलके। मैं नहीं जाऊंगा। जो गलती मुझसे हुई है उसे ठीक करने की कोशिश में तुम लोगों का साथ दूंगा। नाइक के खिलाफ लड़ूंगा। सोहनलाल जानता है मैं डरपोक नहीं हूँ। महावीर की आवाज में दमखम भरने लगा था। तुम लोगों की तरह मैं नाइक के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। क्यों हमें मरवाने पर तुला है? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। मेरे कारण किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, मैं वादा करता हूँ। महावीर अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। मैं
कभी रिवॉल्वर चलाई है? जगमोहन व्यंग से बोला। हाँ। जगमोहन ने सोहन लाल को देखा तो सोहन लाल ने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान के चुप रहने से ही स्पष्ट था कि महावीर के इस लड़ाई में शामिल हो जाने पर उसे कोई ऐतराज नहीं था। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। नाइक के धंधों और ठिकानों के बारे में तुमने क्या क्या मालूम किया? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ। उसके काम मालूम किए, ठिकाने और ठिकानों के पते मालूम किए। ऐसे कई धंधों के बारे में पता चलाया जो चलते तो किसी और के नाम पर हैं, लेकिन उनका असली मालिक नाइक है। सब कुछ बताओ ताकि यह बात तय की जाए कि नाइक तक पहुंचने के लिए कहां से शुरुआत की जाए। नाइक खुले में नहीं आता और मैं उसे ऐसी चोटें देना चाहता हूं कि वह खुले में आ जाए। कहते हुए देवराज चौहान के दांत खींचते चले गए थे। जगमोहन ने मालूम किया नाइक का चिट्ठा बताया। देवराज चौहान ने जगमोहन की कही एक एक बात, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना था। नाइक के धंधों का नक्शा काफी हद तक उसके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया था। कुछ देर की सोच के पश्चात देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। नाइक के खिलाफ हम अपनी शुरुआत उस जगह से करेंगे जहां दिखावे के तौर पर तो लाइसेंस शुदा बार है, लेकिन विस्की के साथ साथ वहां देह व्यापार और ड्रग्स भी सप्लाई होती है। कालबा देवी रोड पर? जगमोहन के होठों से निकला। वह जगह? हाँ, आज शाम हम उस जगह को तबाह करेंगे। देवराज चौहान की आवाज में खूंखारता भर आई थी। जगमोहन ने सिर हिलाया। सोहन लाल और महावीर की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने सोहन लाल को देखा। तुम तो लड़ाई में हिस्सा नहीं लोगे? सोहन लाल फौरन हाथ जोड़कर मीठे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान भाई, कोई ताला तिजोरी वॉल्ट खोलना हो तो मैं सिर के बल हाजिर हूँ। मार धाड़, गोलीबारी से, खून खराबे से, मरने मारने से मुझे क्या लेना देना। इन मामलों में तो मैं संत इंसान हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का पूरा साथ दूंगा। जब भी तुम लोग यहाँ आओगे गोला बारूद तैयार रखूंगा। रिवॉल्वर गने भरी होंगी। खाना पीना चाय नाश्ता तैयार रहेगा। सोहन लाल के शब्दों पर देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर ने कालबा देवी रोड पर स्थित उस बार में प्रवेश किया जिसमें विस्की सर्व करने का लाइसेंस था। यह जुदा बात थी कि बार की आड़ में ढेरों गैर कानूनी काम धड़ल्ले से चल रहे थे। बार का मालिक देशमुख कांद्रा था, जबकि हकीकत में बार का मालिक नाइक था, सुधाकर नाइक। व्यस्तम इलाके में होने के कारण इस बार से रोजाना की काफी कमाई होती थी। नाइक की कमाई की 50 जगहों में से एक यह बार भी था। शाम हो चुकी थी। बार की रौनक बढ़नी शुरू हो चुकी थी। आधी से ज्यादा टेबल भरती नजर आ रही थी। वहां विस्की, सिगरेट और ड्रग्स की स्मेल से भरा वातावरण हो रहा था। जो ऐसे माहौल का आदी नहीं था वह नाक पर हाथ रखने को मजबूर हो जाता था, और जो आदी था उसे ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में आ गया हो। मध्यम सा शोर वहां उभर रहा था। भीतर प्रवेश करते ही तीनों अलग हो गए। देवराज चौहान बार काउंटर पर पहुंचा। क्या तू सर? बारमैन मुस्कुराया। मुझे देशमुख कांद्रा से बात करनी है। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। कांद्रा साहब से? आप कौन हैं? बारमैन ने गहरी निगाहों से उसे देखा। उनकी पहचान वाला हूँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आपको पहले कभी नहीं देखा। फालतू बात नहीं, मुझे कांद्रा ने बुलाया है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। राइट सर, आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। कांद्रा साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं। बारमैन ने फौरन कहा। तब तक आप कुछ ले लीजिए। विस्की, जिन, ब्रांडी, बियर। ओके सर, बारमैन ने कहा और चौथे पल ही बियर का मग देवराज चौहान के सामने रख दिया। देवराज चौहान ने बियर का मग उठाया और बार काउंटर से टेक लगाए घूंट भरा। तभी महावीर बार काउंटर पर पहुंचा। लार्ज बैग विस्की, महावीर बोला और जेब से 100 का नोट निकालकर काउंटर पर रखा। साथ ही उसने छिपी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने इशारे से बताया कि अभी कुछ देर रुकना है। महावीर विस्की का पैक और बाकी के पैसे लेकर वहां से हट गया। कुछ ही पलों बाद महावीर ने एक तरफ मौजूद जगमोहन को भी इशारा करके रुकने को कहा। देवराज चौहान ने बियर का तीसरा घूंट ही भरा था कि प्रवेश द्वार पर उसकी निगाह पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई।
घूंट भरी बियर 2 पलों के लिए मुंह में ही रही, उसके बाद गले के नीचे सरकी। प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने वाला इंस्पेक्टर बिहानी था। उसके बदन पर वही कपड़े थे जिन्हें वह पहले देख चुका था। स्पष्ट था कि बिहानी को कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिला, और इस बात से यह बात भी स्पष्ट थी कि बिहानी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह शुरू से ही उसके पीछे लगा हुआ है। इस विचार के साथ ही देवराज चौहान के होठ पिंच गए। चारों तरफ घूमती बिहानी की निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो शांत भाव से वह उसी तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने उसकी तरफ मुंह फेरकर बियर का घूंट भरा। बिहानी बार काउंटर के करीब आकर ठिठका, एक जयपुर वाला बढ़िया पैक तैयार करना जनाब। बिहानी ने देवराज चौहान को देखे बिना बारमैन से कहा। बारमैन ने अजीब सी निगाहों से बिहानी को देखा। जयपुर वाला? हाँ, पहले मैं जयपुर में था, वहाँ बहुत बढ़िया पैक। यह मुंबई है, जयपुर का माल यहाँ नहीं चलता। बारमैन मुस्कुराया। यहाँ का बना देता हूँ। बना दे यार, बिहानी लापरवाही से कह उठा। बारमैन ने नीचे से गिलास उठाकर काउंटर पर रखा और बोतल खोलकर विस्की डाली। वह लार्ज पैक बना रहा था। जब बोतल बंद करने लगा तो बिहानी फौरन बोला, थोड़ी और डाल दे। बारमैन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। लार्ज पैक में इतनी ही आती है। वह तो ठीक है। बिहानी एकाएक मुस्कुराया। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि आने वाले वक्त का क्या भरोसा, मैं ही जिंदा न रहूं या फिर इस बार का नामो निशान न रहे। अगर बार को कुछ हो गया तो यह सारी विस्की बेकार जाएगी। इससे तो अच्छा है कि पेट में पहुंच जाए। बारमैन ने तीखी निगाहों से बिहानी को देखा। जयपुर में भी आप ऐसी ही बातें करते थे? उसकी आवाज में व्यंग था। हाँ, अक्सर। तो जवाब में किसी ने भरी बोतल उठाकर आपके सिर पे नहीं मारी? नहीं। बिहानी ने गहरी सांस ली। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द ऐसा होगा, बारमैन ने कहा और पैक तैयार करके उसकी तरफ सरका दिया। फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। बिहानी ने गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली करके बुरा सा मुंह बनाया। बहुत कड़क माल है। बिहानी ने गिलास रखते हुए देवराज चौहान की तरफ गर्दन घुमाई। लेकिन मजा आ गया। जयपुर का माल भी ऐसा ही होता है। तुमने कभी जयपुर की पी है? देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से बिहानी को देखा। बिहानी एकाएक गंभीर हो गया। करो करो, जो करने आए हो वह करके जाना। बिहानी की आवाज़ धीमी थी। मैं जानता हूँ यह जगह नाइक की सरपरस्ती में चलती है या फिर नाइक की है, ऐसा कुछ है। देवराज चौहान पूर्वता निगाहों से उसे देखता रहा। बिहानी ने जेब से 100 का नोट निकालकर काउंटर पर रखा। यह रखो, बाकी के तुम्हारे। बिहानी ने बारमैन से कहा, अभी आता हूँ। जो पेट में गई है उसे हजम कर लो। मुंबई वाला ऐसा ही फिर बना कर देना। कहने के साथ ही बिहानी वहां से हट गया। बियर समाप्त करने के बाद देवराज चौहान भी बार काउंटर से हट गया। जगमोहन और महावीर इधर उधर रहकर वक्त बिता रहे थे। बिहानी एक टेबल पर 2 लोगों के साथ जा बैठा था जो बोतल खोले बैठे थे। तीसरा गिलास मंगवाकर बिहानी उन्हीं की बोतल में जुट गया था। आधे घंटे बाद देशमुख कांद्रा बार में पहुंचा और अपने केबिन में चला गया। वेटर से उसे कांद्रा के बारे में मालूम हो गया कि वह आ गया है। देवराज चौहान ने जगमोहन और महावीर को सतर्क किया और कांद्रा के केबिन की तरफ बढ़ गया। बिहानी की निगाह भी देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। किसी ने रोका टोका नहीं। देवराज चौहान दरवाजा धकेलकर कांद्रा के केबिन में प्रवेश कर गया। कांद्रा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। इस तरह सीधा भीतर चले आना कांद्रा को अच्छा नहीं लगा था। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर नाल का रुख कांद्रा की तरफ कर दिया। देशमुख कांद्रा हक्का पक्का रह गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट उभरी। कौन हो तुम? देवराज चौहान। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी के भाव उभर आए थे। देवराज चौहान? कांद्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम देवराज चौहान हो? देवराज चौहान उसी मुद्रा में खड़ा रहा। तुम्हें तो नाइक ने 6 महीने के लिए मुंबई से बाहर निकाल दिया था। वह तेरा तो बाप हो सकता है, देवराज चौहान वहशी स्वर में कह उठा, लेकिन मेरा नहीं। तुम उसका हुक्म मानने वाले गुलाम हो सकते हो, मैं नहीं। मैं वापस आ गया हूँ। कांद्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी।
चेहरा फक पड़ चुका था। मेरे पास क्यों क्यों आए हो? मैं मेरे पास वक्त कम है। देवराज चौहान के चेहरे पर वैसी भाव आए। आगे बढ़कर उसने रिवॉल्वर की नाल कांद्रा की छाती पर रख दी। मेरे पास वक्त कम है। एक सवाल का जवाब एक ही बार पूछूंगा, दूसरी बार नहीं पूछूंगा। जवाब दे देना। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वह घबरा कर बोला। फिर तुम? यह बार नाइक का है। यहाँ स्मैक और लड़कियों का धंधा भी किया जाता है। सिर्फ सच। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से जानलेवा खतरनाक ऐसे भाव थे कि कांद्रा मन ही मन कांप कर रह गया। ऐसे में उसके मुंह से झूठ निकलना संभव ही नहीं था। हाँ हाँ, कांद्रा का चेहरा पीला पड़ गया। देवराज चौहान ने उसकी छाती से रिवॉल्वर हटाई और एक कदम पीछे होकर बोला, नाइक का नंबर मिलाओ, उसका वह नंबर जिस पर सीधे नाइक से ही बात होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, नाक भींचकर कहते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे कर दिया। देशमुख कांद्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसका पीला चेहरा कांपा। जल्दी करो, देवराज चौहान गुर्राया। कांद्रा का कांपता हाथ आगे बढ़ा और टेबल पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर कांपते हाथ की उंगली से नाइक के नंबर मिलाने लगा। देवराज चौहान रिवॉल्वर लिए उसके सिर पर सवार था। लाइन मिलते ही कांद्रा के कानों में नाइक की आवाज पड़ी। हेलो। आवाज सुनते ही कांद्रा सिर से पांव तक कांपकर रह गया। नाइक साहब तभी देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। दूसरे हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख कांद्रा की तरफ था। चेहरे पर दरिंदगी ही दरिंदगी नाच रही थी। नाइक? देवराज चौहान के होठों से कुर्राहट निकली। कौन? नाइक की आवाज में एकाएक उलझन आ गई थी। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। तुम? नाइक के स्वर में कुर्राहट उभरी। तुम मुंबई में कैसे आ गए? मैंने तुम्हें? तेरे बाप का राज है क्या? देवराज चौहान का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। मैं? मेरी सुन। देवराज चौहान वैशी स्वर में कह उठा। किसी के हाथ बांधकर अपनी ही जगह पर किसी पर हुक्म चला देना बहुत आसान है। तब सामने वाला बोल नहीं सकता, क्योंकि मौत की तलवार सिर पर लटक रही होती है। खेल का मजा तो तब आता है जब जंग के मैदान में दोनों के हाथ खुले हों, जैसे कि अब। मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने अपने अहंकार में डूबे बिना वजह वाले हुक्म के डंडे को घुमा दिया। सोच लिया होता कि किस पर खामखा अपना डंडा घुमा रहा है। मैं तुम्हें? मेरी सुनता रहे। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। वह 1.5 करोड़ रुपया मैंने चौबदार के हाथ भिजवा दिया था, मिल गया होगा। अब वह 1.5 करोड़ मैं तुमसे लूंगा, तुम्हारा लूंगा। पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा होगा और होकर रहेगा। तुम? देवराज चौहान, नाइक का जलता स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम मेरे जूते में पांव डालने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मेरा जूता इतना बड़ा है कि तुम्हारे दोनों पांव आ जाने के बाद भी उसमें बहुत सी खाली जगह बची रह जाएगी। जो गलत कह रहे हो। मैंने तुम्हारे जूते में नहीं, बल्कि तुमने मेरे जूते में पांव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा जूता छोटा होने की वजह से तुम्हारा पांव नहीं फिट हो सका। ऐसे में पांव तो कटेगा ही। मेंटल हो गया है तू, पूरा का पूरा मेंटल। तू? मैं तेरे कालबा देवी रोड वाले पार से बोल रहा हूँ। अगले 10 मिनट में यह जगह बुनियादों से उड़ने जा रही है। बचा सकता है तो बचा ले। देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। तूने डंके की चोट पर देवराज चौहान को मुंबई से बाहर निकाले जाने का ऐलान कर रखा था, लेकिन डंके की चोट क्या होती है, उसकी आवाज कैसी होती है, या फिर हकीकत में डंके पर चोट कैसे मारी जाती है, यह तुझे मैं बताऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। इस समय उसका चेहरा आग की भट्टी की तरह धधक रहा था। कांद्रा के शरीर में खौफ से भरा कंपन स्पष्ट देखा जा रहा था। देवराज चौहान ने सुलगती निगाहों से उसे देखा। कांद्रा के बदन में भय की तीव्र लहर उछली। मेरे पास वक्त कम है, उठ, मेरे साथ चल। यह बार 2 मिनट में खाली करवा दे। बोल दे, बार में बम लगे हैं, बम फटने जा रहे हैं, जल्दी कर। देवराज चौहान कांद्रा को केबिन से बार में ले आया। कांद्रा के होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने स्टाफ के आदमियों को यह ऐलान करने को कहा।
बम की खबर सुनते ही वहां बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई सबसे पहले बाहर निकलने की चेष्टा करने लगा। कुछ विस्की के गिलास के साथ निकलने की चेष्टा कर रहे थे, तो कुछ ने अपनी बोतल हाथ में थाम रखी थी। देवराज चौहान ने इशारे से जगमोहन को पास बुलाया। अगले 5 मिनटों में यहाँ डायनामाइट लगाकर इस जगह को उड़ा दो। देवराज चौहान कुर्राया। जगमोहन जल्दी से बाहर की तरफ भागा, कार की डिक्की में मौजूद विस्फोटक सामग्री लाने के लिए। देवराज चौहान ने कांद्रा को वहां से निकल जाने को कह दिया। नाइक ने रिसीवर रखते ही इंटरकॉम पर चौबदार से बात की। चौबदार, नाइक का स्वर भिंचा हुआ था। जी, फौरन कालबा देवी रोड पर बार में पहुंचो। देवराज चौहान वहां है। अभी अभी उसका फोन आया है कि वह बार को तबाह करने जा रहा है। नाइक के होठों से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान का फोन? चौबदार का तेज स्वर नाइक के कानों में पड़ा। जल्दी करो, वक्त कम है। वह बार को तबाह कर देगा। उसे रोको और खत्म कर दो। मैं जाता हूँ। तैयारी के साथ जाना और 2 मिनट में निकल जाना। देवराज चौहान को बुरी मौत मिलनी चाहिए। जी, कहने के साथ ही चौबदार ने लाइन काट दी थी। नाइक ने तोड़ने वाले अंदाज में रिसीवर रखा। मेंटल हो गया है देवराज चौहान, पूरा का पूरा मेंटल हो गया है। क्रोध में सुलगता नाइक बड़बड़ा उठा। चौबदार ने इंटरकॉम पर फौरन ऑर्डर दिया कि 20 हथियारबंद आदमी फौरन बाहर गेट पर पहुंच जाए। इसके साथ ही वह उठा और जेब में पड़ी रिवॉल्वर थपथपाता हुआ दौड़ने वाले अंदाज में केबिन से बाहर निकला कि सामने से आता प्रेमलाल ठिठका। चौबदार ने उसकी बगल से निकल जाना चाहा। कहाँ जा रहे हो? प्रेमलाल ने पूछना चाहा। आकर बताऊंगा। चौबदार ने रुकने की कोई कोशिश नहीं की। चौबदार प्रेमलाल को पार कर गया। रुको, वापस आकर तुम। मैंने कहा, मेरी बात सुनो। चौबदार ठिठका, पलटकर आंखें सिकोड़े प्रेमलाल को देखने लगा। तुम्हारा फोन है। चौबदार के होठ खिंच गए। यह इतना जरूरी नहीं कि मुझे रोका। शायद जरूरी है, प्रेमलाल ने गंभीर स्वर में कहा। बंसीलाल नाम के आदमी का फोन है। वह बंसीलाल? चौबदार के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। जाकर बात कर लो मेरे केबिन में। चौबदार तेजी से प्रेमलाल के केबिन की तरफ बढ़ गया। प्रेमलाल चेहरे पर व्याकुलता लिए उसे देखता रहा। प्रेमलाल के केबिन में पहुंचकर चौबदार ने रिसीवर उठाया। हेलो। चौबदार। बंसीलाल का मरा स्वर उसके कानों में पड़ा। ममता बेटी को किसी ने मार दिया। चौबदार को करंट से भी तीव्र झटका लगा। मैं बर्बाद हो गया चौबदार, मेरी बेटी मर गई। चौबदार को अपने जिस्म में दौड़ता खून जमता सा महसूस होने लगा। कि किसने मारा? चौबदार के होठों से बेहद धीमा स्वर निकला। मैं नहीं जानता। उन लोगों ने मुझे बांध दिया और मेरी आंखों के सामने ही। बंसीलाल का बिलखता स्वर उसके कानों से टकराया। सामने ही उसे कब की बात है? चौबदार के मस्तिष्क में धमाके हो रहे थे। 1 घंटा हो गया। चौबदार की आंखों में दरिंदगी के भाव नाचने लगे। कितने लोग थे वो? 3। किसी को तू नहीं पहचानता? नहीं। उन्होंने तेरे को नहीं मारा? तेरे को कुछ नहीं कहा? चौबदार की आवाज में अजीब से सख्त भाव थे। मतलब कि वे आए और ममता को मारकर चले गए? हाँ। चौबदार की आंखें और होठ सिकुड़ गए। चौबदार, मैं। चौबदार ने रिसीवर रख दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर छाए भाव देखने के लायक थे। कई बातें उसके मस्तिष्क से टकरा रही थी। कई तस्वीरें उसके दिमाग में बन बिगड़ रही थी। भिजे होठों से चौबदार वहां से हिला और आगे बढ़कर कमरे से बाहर निकला। सामने ही प्रेमलाल खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। प्रेमलाल ने निगाहें फेर ली। होठ भींची चौबदार उसकी बगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बाहर पहुंचा तो चलने के लिए आदमी तैयार थे। चौबदार की आंखों में खून उतरा हुआ था, परंतु काफी हद तक वह खुद पर काबू पाए हुए था। इस समय उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और रवाना होने में वह जानबूझकर देरी कर रहा था। आंखों के सामने ममता का चेहरा नाच रहा था और सोच रहा था कि मरी हुई वह देखने में कैसी लग रही होगी। बारूद बिछा दिया? देवराज चौहान ने पास आते महावीर से पूछा। हाँ, सब तैयार। आग लगाओ और बाहर निकलो, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। महावीर फौरन जगमोहन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और बार के प्रवेश द्वार पर जाकर ठिठका। बाहर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन भीड़ काफी दूर थी। सबकी निगाहें इसी तरफ थी।
देवराज चौहान को इंस्पेक्टर बिहानी कहीं नजर नहीं आया। तभी जगमोहन और महावीर जल्दी से देवराज चौहान के पास पहुंचे। आग लगा दी, महावीर ने उत्तेजना भरे स्वर में कहा। निकलो, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। बारूद मिनट भर में फट जाएगा। इसके साथ ही तीनों बार से बाहर निकले और तेजी से दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। तीनों के हाथों में रिवॉल्वरें आ दबी थी। भीड़ की निगाह उन पर ही थी। कुछ दूर खड़ी अपनी कार में वे बैठे। जगमोहन ने कार स्टार्ट की। ठीक उसी पर करीब 8 आदमियों ने उनकी कार को घेर लिया। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थी और उनमें देशमुख कांद्रा भी था, जिसके चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। यह सब देखकर देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव उभरे। जगमोहन के दांत भिज गए, महावीर की आंखें सिकुड़ गई। रिवॉल्वर थामे गुस्से में डूबा कांद्रा करीब आया। इससे पहले कि बारूद फटे, कांद्रा भयानक स्वर में बोला, मैं तुम लोगों के जिस्म गोलियों से फाड़ देना चाहता हूँ। बिना शरारत किए चुपचाप बाहर आ जाओ। तुम लोग घिरे हुए हो। पल भर के लिए खामोशी छा गई। हमारी नाइक से दुश्मनी है। यह बात नाइक का था। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला, बेहतर होगा कि हमारे रास्ते में मत आओ। तुम, कांद्रा के चेहरे पर वैसी भाव उभरे। इस समय तुम घिरे हुए हो और हमारी गोलियों के निशाने पर हो। कांद्रा गुर्राया, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना कार में भी भून देने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। इतने में कांद्रा के बाकी आदमी भी करीब आ गए थे। कार पूरी तरह घिर चुकी थी। निकलो, कांद्रा ने रिवॉल्वर की नाल कार की बॉडी पर जोर से मारी। देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर तीनों के हाथों में रिवॉल्वरें दबी पड़ी थी। इससे पहले कि आगे कुछ होता, देवराज चौहान कुछ करता या कांद्रा कुछ करता, वातावरण में एक के बाद एक गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। देखते ही देखते कांद्रा सहित 6 आदमी गोलियों से जख्मी होकर नीचे गिरे, तड़पने लगे। उसी पल कार में बैठे ही बैठे देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर से 2 गोलियां निकली और बाकी के बचे दोनों भी नीचे गिरकर तड़पने लगे। इसके फौरन बाद ही देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से गोलियां आई थी। उस तरफ कुछ कारें खड़ी थी, जिनके बीच इंस्पेक्टर बिहानी नजर आया। उसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। हाथ में रिवॉल्वर थी। चलो, देवराज चौहान की निगाहें भीड़ की तरफ उठी। जगमोहन ने फौरन कार आगे बढ़ा दी। ठीक उसी पल एक के बाद एक 3 जबरदस्त विस्फोट हुए। बार उड़ गया, उसका जर्रा जर्रा बिखर गया। वह कौन था जिसने कांद्रा और उसके आदमियों पर गोलियां बरसाई? जगमोहन ने पूछा। इस समय देवराज चौहान, जगमोहन, महावीर और सोहनलाल एक कमरे वाले फ्लैट पर मौजूद थे। कुछ पल पहले ही वे लोग यहाँ पहुंचे थे। सोहनलाल उनके लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गया था। इंस्पेक्टर बिहानी, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इंस्पेक्टर बिहानी, वही जिसके बारे में तुमने बताया था कि वह तुम्हारे साथ मिलकर नाइक के खिलाफ? हाँ, क्योंकि नाइक उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस समय उसके सामने दूसरा रास्ता नहीं कि वह नाइक के खिलाफ हथियार उठा ले। वह बार में भी मेरे पास आया था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो उसको भी अपने साथ ले लेते, महावीर बोला। देवराज चौहान ने महावीर को देखा। वह पुलिस वाला है। तो क्या हो गया, है तो नाइक के खिलाफ। सोहनलाल सामने ही किचन से कह उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया। कानून को मेरी ज़रूरत है, ऐसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि नाइक के साथ लड़ते समय मौका पाकर वह मेरी पीठ में गोली उतार दे। कोई कुछ नहीं बोला। इस वक्त वह इंस्पेक्टर मेरे हक में इसलिए काम कर रहा है कि वह सोचता है शायद मैं इस लड़ाई में जीत जाऊं, नाइक को खत्म कर दूं। जिस वक्त उसकी यह सोच खत्म होगी, वह मुझे निशाना बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे वह ठीक मौके पर बार में पहुंचा, उससे स्पष्ट जाहिर है कि वह हमारी निगरानी कर रहा है, हमारा ठिकाना जानता है और इस वक्त भी वह आसपास ही कहीं होगा। सबकी निगाहें पूरी तरह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। मतलब कि वह इंस्पेक्टर हम पर अभी भी नजर रखे हुए है, जगमोहन ने कहा। हाँ, ऐसे में तो वह हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है, जगमोहन के होठों से निकला। पुलिस के साथ वह कभी भी यहाँ रेड मार सकता है। वह नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अभी वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। अभी वह देखेगा कि हम नाइक के खिलाफ
कितना कुछ कर पाते हैं। अपने बचाव की खातिर वह हमारा साथ भी देगा, लेकिन पहला मौका मिलते ही वह हम पर हाथ डालने की चेष्टा करेगा। लेकिन उसका इस तरह हमारी निगरानी पर रहना भी खतरनाक है। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर दिया। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। सोहनलाल चाय बना लाया। सबने चाय के गिलास थाम लिए। चाय का घूंट भरकर देवराज चौहान ने वक्त देखा। शाम के 8:30 बज रहे थे। हमारे पास अभी रात का वक्त बाकी है, देवराज चौहान ने कहा। नाइक का एक मोर्चा आसानी से और मारा जा सकता है। नाइक को दिमागी तौर पर और झटका दिया जा सकता है। कहाँ का इरादा है? नाइक की गारमेंट फैक्ट्री में, जिसकी आड़ में ड्रग्स को फुटकर बेचने के लिए छोटे छोटे पैकेटों में ड्रग्स पैक की जाती है। कहते हुए देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी के भाव उभर आए थे। माहिम में? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, यहाँ से हम 10 बजे निकलेंगे। सुधाकर नाइक ने दांत भींचकर चौबदार को देखा। चौबदार का चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने तुम्हें भेजा और तुम वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाए, नाइक ने दांत भींचकर कठोर स्वर में कहा। और देवराज चौहान ने जो कहा वह कर गुजरा। मैं वक्त पर ही पहुंचा था। चौबदार का स्वर चेहरे की ही तरह सपाट था। नहीं, तुम? नाइक साहब, चौबदार ने बात काटकर पहले जैसे स्वर में कहा। मैं वक्त पर ही पहुंचा था। यह जुदा बात रही कि देवराज चौहान मेरे पहुंचने से पहले ही अपना काम कर गया। गांधरा मर गया। वह मेरे लिए बढ़िया काम करता था, नाइक ने सुलगते स्वर में कहा। और तुम कुछ भी नहीं कर सके। पहले भी कह चुका हूं कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। चौबदार ने सीधे नाइक की आंखों में झांका। नाइक साहब, ममता की किसी ने हत्या कर दी। ममता की? कौन ममता? आप? चौबदार का स्वर सपाट था। जानते हैं कौन ममता? नाइक ने उसकी आंखों में उबलते खून को पहचाना। दिन में न जाने कितने लोगों की इस शहर में हत्या हो जाती है। तुम देवराज चौहान की तरफ ध्यान दो। वह मुझे तबाह करने पर आमादा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसा ही दूसरा कोई कदम उठाए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि देवराज चौहान की ऐसी हरकतों से हमारी साख को कितना धक्का पहुंचेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे वक्त का फायदा उठाकर हमारा कोई दुश्मन देवराज चौहान की पीठ पर हाथ रख दे। चौबदार नाइक को देखता रहा। नाइक के जबड़ों में कसाव आ गया। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ। चौबदार की आवाज़ पहले जैसी ही थी। क्या? नाइक ने गहरी निगाहों से चौबदार को देखा। देवराज चौहान के बारे में कि उससे कैसे निपटा जाए। चौबदार की आवाज़ सपाट थी। सोचने का वक्त नहीं है यह। करो। मैं दोबारा यह नहीं सुनना चाहता कि देवराज चौहान ने फिर कुछ कर डाला है। नाइक के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। अब मैं बहुत कुछ करूंगा नाइक साहब, ऐसा कि देवराज चौहान भी देखता रह जाएगा। कहने के साथ ही चौबदार पलटा और बाहर निकल गया। चौबदार के कदम ठिठक गए। सामने ही प्रेमलाल का कैबिन था। उस तरफ निगाह मारते ही चौबदार की आंखों की सुर्खी बढ़ गई, मुट्ठियां भिज गई। हरामजादा। कुछ पलों तक उसकी यही हालत बनी रही। यह अच्छा ही था कि इस दौरान वहां से कोई नहीं गुजरा। चौबदार ने अपनी हालत पर काबू पाया, चेहरा सामान्य किया। इस हद तक सामान्य कि उसको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि चंद पल पूर्व वह ज्वालामुखी बना पड़ा था। सामान्य होते ही वह आगे बढ़ा और प्रेमलाल के केबिन में प्रवेश कर गया। प्रेमलाल दीवार पर लगे आदमकद शीशे के सामने खड़ा बाल संवार रहा था। हेलो, चौबदार मुस्कुराया। प्रेमलाल ने पल भर ठिठक कर गर्दन घुमाकर चौबदार को देखा, फिर पुनः शीशे में देखते हुए बालों को संवारते हुए मुस्कुराकर कह उठा, हेलो, कहीं जा रहे हो? चौबदार ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हाँ, आज मेरे हिस्से का कोई खास काम नहीं है। फ्लैट पर जाकर 5-7 पैग मारकर टांगे फैलाकर आज तगड़ी नींद लेने का इरादा है। प्रेमलाल ने मुस्कुराकर कहा। किस्मत वाले ही टांगे फैलाकर सोते हैं। चौबदार मुस्कुराकर कह उठा। मुझे तो कभी टांगे फैलाने का मौका ही नहीं मिलता। हर समय भागदौड़ ही लगी रहती है। प्रेमलाल हंसकर शीशे के पास से हटा। तुम नाइक साहब के खास आदमी हो। दोनों हाथों से नाइक साहब से नोटों की गड्डियां लेते हो, लेकिन मेरे को इतने नोट नहीं मिलते। हर किसी को कोई ना कोई कमी तो रहती ही है। ठीक कहते हो। कोई लड़की नहीं पाल रखी वक्त बिताने के लिए? चौबदार का स्वर शांत था।
2-3 हैं। प्रेमलाल ने लापरवाही से कहा। कभी किसी से, कभी किसी से, वक्त तो बिताना ही है। औरत की जरूरत तो बड़ी उम्र में पड़ती ही है। चौबदार प्रेमलाल के कंधे पर हाथ मारकर कह उठा, अब हमारे नाइक साहब को ही लो। मुझे पक्का विश्वास है कि नाइक साहब ने भी कोई जुगाड़ फिट कर रखा होगा। धीरे बोलो, कोई सुन न ले। वैसे तुम ठीक कहते हो, इस उम्र में कोई भी आदमी खाली बेड में नहीं लेटता। चौबदार हंसा। नाइक साहब ने अपनी परी को कहीं छिपा कर रखा होगा, चौबदार ने धीमे स्वर में कहा। प्रेमलाल मुस्कुराया, फिर सिर हिलाकर बोला, देवराज चौहान ने कालबा देवी वाला पार उड़ा दिया। हाँ, चौबदार ने कश दिया। मरेगा। तुम देवराज चौहान के पीछे हो? हाँ। कब तक बचेगा? बुरी मौत मरेगा। चौबदार ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान है दिल गुर्दे वाला आदमी, संभल कर रहना। जो नाइक साहब की हैसियत जानते हुए भी उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ सकता है, उसकी हिम्मत का अनुमान लगा ही सकते हो। मैं सतर्क हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे सामने देवराज चौहान जैसा खतरनाक इंसान है। चौबदार ने सिर हिलाया। तुम जानते हो नाइक साहब ने अपनी परी को कहाँ रखा हुआ है? 7 पर्दों के पीछे। प्रेमलाल हंसा। अपनी परी की तो नाइक साहब हवा भी नहीं लगने देंगे। चौबदार हंसा। ठीक कहते हो, मैं चलता हूँ, देवराज चौहान को तलाशना है। कहने के साथ ही चौबदार पलटा और बाहर निकल गया। उसके जबड़े पिचे हुए थे, सुर्ख आंखों में दरिंदगी नाच रही थी। वह सीधा अपने केबिन में पहुंचा और इंटरकॉम पर बात की। जयंत कहाँ है? हॉल में होगा जनाब, आवाज़ आई। बात कराओ। जी। कुछ देर शांति छाई रही, फिर कानों में आवाज़ पड़ी। चौबदार साहब, अभी इसी वक्त बाहर निकलो और बाहर खड़ी मेरी कार के पास पहुंचो। चौबदार की आंखों में सुर्खी चमक रही थी। किसी को भी मालूम नहीं हो कि मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है। कहने के साथ ही चौबदार ने रिसीवर रखा। उंगलियों में फंसी सिगरेट का कश लेकर उसे ऐश ट्रे में मसला और केबिन से बाहर निकल गया। उसका चलने का अंदाज फर्श को रौंदने जैसा था। चौबदार इमारत से बाहर निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गया। पार्किंग में और भी कई कारें और अन्य वाहन खड़े थे। वहां मध्यम सी परंतु पर्याप्त रोशनी फैली हुई थी। आने जाने वाले पार्किंग में आ जा रहे थे। इमारत के एक अन्य हिस्से में नाइक के 20-25 आदमी एक्शन के वास्ते 24 घंटे तैयार रहते थे। इसी तरह कुछ अन्य जगहों पर भी नाइक के सिपाही तैयार रहते थे, जिन्हें कि एक ही फोन पर कहीं भी पहुंचने का आदेश दिया जा सकता था। पार्किंग में इस समय आने जाने वालों में नाइक के लड़ाकू आदमी ही थे। चौबदार ने ही उन्हें देवराज चौहान को तलाश करने और शूट करने का काम दे रखा था। इसी तरह अन्य ठिकानों पर मौजूद नाइक की फौज के सिपाहियों को भी यही आदेश दे रखा था। देवराज चौहान की तलाश नाइक के आदमी युद्ध स्तर पर कर रहे थे, लेकिन चौबदार जानता था कि देवराज चौहान को इस तरह तलाश नहीं किया जा सकता। इस तरह उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। देवराज चौहान नाइक के ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। ऐसे में अपने आदमियों को उन ठिकानों पर तैनात कर देना, ताकि जहां भी देवराज चौहान आए उसे उसकी हरकत का जवाब दिया जा सके। ऐसे में देवराज चौहान को भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन चौबदार को अब ऐसा कुछ भी करने में दिलचस्पी नहीं रही थी। देवराज चौहान क्या कह ढाता है, चौबदार ने इस तरफ से अपनी नजरें हटा ली थी। 5 मिनट बाद ही जयंत वहां पहुंचा। नमस्कार चौबदार साहब। चौबदार ने जयंत को घूरा। कार में बैठो। जयंत कार के साथ घूमकर दूसरी तरफ आया और कार के भीतर बैठ गया। जयंत 40 साल का सेहतमंद, सख्त इरादों वाला इंसान था और नाइक की फौज का खासा लड़ाका था। जयंत ने उस कम रोशनी में गहरी निगाहों से चौबदार को ठीक तरह देखने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? चौबदार ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। आपके ऑर्डर पर देवराज चौहान को तलाश के लिए निकलने वाला था। ग्रुप के आदमी तैयार हो रहे हैं। तुम बहाना लगाकर ग्रुप से अलग हो जाओ। जयंत ने गहरी निगाहों से चौबदार को देखा। कोई खास बात? मैंने तुम्हें 1.5 साल पहले प्रकाश गुसानी से बचाया था, जब वह तुम्हें गलती करने पर गोली से उड़ाने जा रहा था। चौबदार ने शांत स्वर में कहा। याद है या भूल गए? चौबदार साहब, यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप बीच में ना आते
तो गुसाने ने मुझे मार ही दिया होता। जयंत धीमे स्वर में कह उठा। मतलब कि एहसान याद है तुम्हें? जी हाँ। एहसान उतारना चाहते हो? चौबदार का स्वर शांत था। नहीं। जयंत का स्वर धीमा था। चौबदार साहब, मैं एहसान नहीं उतारना चाहता, क्योंकि उसे मैं उतार ही नहीं सकता। वह मेरी जिंदगी और मौत की बात थी। लेकिन आप मुझे अपने लिए कोई सेवा का मौका दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें कोई कमी न रहे। चौबदार ने कश लिया। मैं जानता हूँ कि तुम पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन जो काम मैं करवाना चाहता हूँ उसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जयंत के होठों पर मुस्कान उभरी। अगर मैं मर गया तो यही सोचूंगा कि मेरी मौत 1.5 साल पहले से ही आई हुई थी, लेकिन 1.5 साल आपकी उधार दी जिंदगी और गुजार ली। हुक्म कीजिए। आपके लिए मैं कुछ कर सका तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ देर खामोश रहने के पश्चात चौबदार बोला। 1 घंटे के भीतर नाइक बाहर निकलेगा। क्या सुना तुमने? नाइक साहब बाहर आने वाले हैं। जयंत एकाएक सतर्क हो गया। तुमने नाइक के पीछे जाना है। उसकी हर हरकत को नोट करना है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, हर बात। समझ गए? लेकिन नाइक साहब के... अगर तुमने सवाल ही करना है तो फिर मेरा काम करने का कोई फायदा नहीं। जयंत दांतों से होठ काटने लगा। ठीक है, मैं नाइक साहब के पीछे जाऊंगा। जयंत के स्वर में बेचैनी थी। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर नाइक साहब तुम्हें देख लें, उनकी निगाहों में तुम आ जाओ, तो कहना चौबदार ने तुम्हें आप पर नजर रखने को कहा है कि अगर देवराज चौहान आप पर हमला करे तो आपको नुकसान न होने दो। समझे? आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है। जयंत ने सिर हिलाया। यह बात तो कहने की जरूरत नहीं कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। चौबदार ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जाओ, ग्रुप के आदमियों को बहाना मारकर पार्किंग में आकर टिक जाओ। जो कार ठीक लगे उसे ले जाना। नाइक जल्दी ही बाहर निकलेगा। नाइक साहब अकेले आएंगे या सिक्योरिटी के आदमी भी साथ होंगे? मैं नहीं जानता। चौबदार के होठों से कुर्राहट निकली। हालात जैसे भी हों, जो मैंने कहा है वह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। कोशिश यही करना कि नाइक की नजरों में ना आओ। बंसी लाल की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चौबदार ने ममता की लाश देखी तो उसका खून खौल उठा था। चाकुओं से गोद गोद कर उसे मारा गया था। इस तरह मारा गया था कि वह बच न सके, जिंदा न रह सके। जितने चाकू ममता के बदन पर मारे गए थे, उतने वार 20 आदमियों की जान लेने के लिए काफी थे। ममता के बदन का कोई हिस्सा ऐसा न बचा था जिसे चाकू से गोदा न गया हो। रात के 10 बज रहे थे। आस पड़ोस के लोग वहां मौजूद थे। चौबदार बंसी लाल को एक तरफ ले गया था। चौबदार, मैं... बंसी लाल फफकते हुए कुछ कहने लगा। जो हो गया उसे वापस तो लाया नहीं जा सकता। चौबदार एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। खुद को संभालो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका होशो हवास में जवाब दो। बंसी लाल ने भीगी आंखों से चौबदार को देखा। तुम्हारी किससे दुश्मनी थी? दुश्मनी? किसी से भी नहीं। मैं... जल्दी मत करो, आराम से सोचकर जवाब दो। किसी से तुम्हारी दुश्मनी होगी। किसी ने तुम्हें मारने, बर्बाद करने की धमकी दी थी। कौन है वह? जो... मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। बंसी लाल का स्वर भीगा हुआ था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ यह सब क्या हो गया। वे 3 आदमी थे, धड़धड़ाते हुए अंदर आए। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। मुझे बांधकर एक तरफ डाल दिया और मेरी आंखों के सामने ही ममता को चाकू से मार मार कर खत्म कर दिया। फिर जैसे आए थे उसी तेजी से बाहर निकल गए। चौबदार एकाएक दरिंदा सा नजर आने लगा। तुम उनमें से किसी को जानते हो? नहीं। वे देखने में कैसे थे? चौबदार कुर्राया। उनमें से किसी की कोई पहचान, ऐसा कुछ जो... मैंने सोचा था उनमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि उनकी कोई पहचान तुम्हें बता सकूं। बंसी लाल ने थके स्वर में कहा। अब तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें देखकर पहचान सकता हूं। चौबदार के जबड़े खिंच गए। वह चाकू जिससे उन लोगों ने ममता को मारा, उन तीनों ने ही चाकू के वार किए थे और वे चाकू अपने साथ ले गए थे। चौबदार की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। पुलिस आई थी? हाँ, अभी भी बाहर पुलिस वाले मौजूद है। बंसी लाल की आंखों से आंसू निकले। वह पोस्टमार्टम के लिए ममता बेटी की लाश को ले जाना चाहते हैं।
रात के 11 बज रहे थे। माहिम के इलाके में स्थित गारमेंट फैक्ट्री के गिर्द देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर फैले हर तरफ का जायजा ले रहे थे। उसके बाद तीनों अंधेरे में पहुंचे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। कुछ दूर अंधेरे में मौजूद इंस्पेक्टर बिहानी की निगाह उन तीनों पर थी। कुछ होने वाला है, यह तो वह जानता था, लेकिन क्या, यह नहीं समझ पा रहा था। वह दाईं तरफ वाली फैक्ट्री में प्रवेश करके उसकी दीवार फलांगकर गारमेंट फैक्ट्री में प्रवेश किया जा सकता है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी किसी हरकत की आहट न हो, क्योंकि बाहरी द्वार ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ 2 हथियारबंद गार्ड खड़े हैं और इस बात का भी चांस हो सकता है कि भीतर स्मैक पैक करने वाले आदमी मौजूद हों। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे भीतर प्रवेश होने के बारे में मालूम हो सके। दोनों ने सिर हिलाया। जो भीतर मौजूद हैं उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। देवराज चौहान पुनः गंभीर स्वर में कह उठा, निकालने की कोशिश की तो वे हम पर गोलियां चलाने लग जाएंगे। ऐसे में किसी के साथ रहम से पेश आने की जरूरत नहीं है। जगमोहन? हाँ। बारूद पूरा है? देवराज चौहान के दांत पिच गए। पूरे से भी ज्यादा है। जगमोहन ने पीठ पर बंधे बैग को थपथपाकर कहा, भीतर जाकर बारूद बिछाना है, इस तरह कि जब बारूद फटे तो कुछ भी सलामत न रहे। देवराज चौहान का स्वर सुलग उठा था। आओ। तीनों आगे बढ़े। सबसे आगे देवराज चौहान था। वे इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि इक्का दुक्का गुजरने वाले लोगों को उन पर कोई शक न हो। बिहानी की पैनी निगाह अंधेरे में उन पर टिकी हुई थी। उसके देखते ही देखते देवराज चौहान, जगमोहन और महावीर गारमेंट के बगल वाली फैक्ट्री की अंधेरे में डूबी दीवार फलांगकर भीतर प्रवेश कर गए। इस फैक्ट्री में कोई पहरा नहीं था। अगर कहीं चौकीदार था तो सोया पड़ा होगा। वे तीनों तेजी से उस दीवार की तरफ बढ़ गए जो गारमेंट फैक्ट्री के साथ सटी हुई थी। देखते ही देखते वे तीनों दीवार पर चढ़े और अगले ही क्षणों में धीमे धीमे एक एक करके गारमेंट फैक्ट्री में कूदते चले गए। कोई खास आहट नहीं उभरी। कुछ पल उन्होंने रुककर देखा, सब ठीक था। जगमोहन? देवराज चौहान का स्वर धीमा था। हाँ। बारूद बिछाना शुरू कर दो। देवराज चौहान दरिंदगी से बोला। इस दौरान अगर कोई सामने आ जाए तो उसे उड़ा देना। जहां भी हम चूके वे लोग हमें शूट कर देंगे। ठीक है, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा और कंधे से बैग उतारते हुए बोला, आओ महावीर। अगले ही पल जगमोहन और महावीर बारूद बिछाने में लग गए। देवराज चौहान की पैनी नजरें हर तरफ घूम रही थी। लगे रहो, बहुत बढ़िया जा रहे हो। यह शब्द कानों में पड़ते ही देवराज चौहान चौंका, फौरन घूमा, निगाहें ऊपर की तरफ उठी। जिस दीवार को वह फलांग कर भीतर आए थे, उसी दीवार की मुंडेर से इंस्पेक्टर बिहानी का चेहरा इस तरफ झांक रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कुछ कहना चाहा। नहीं, बोलना मत, बिहानी धीमे स्वर में कह उठा। कोई सुन लेगा तो फिर गोलियां चलने लगेंगी, खून खराबा होगा। जब काम वैसे ही बन रहा है तो शोर करने का क्या फायदा। लगे रहो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहो। देवराज चौहान अंधेरे में नजर आ रहे उसके चेहरे को भिंचे होठों से घूरता रहा। सिर्फ इतना बता दो, बिहानी धीमे स्वर में बोला। यह जगह नाइक की है? हाँ। देवराज चौहान सर्द स्वर में बोला। गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स की पैकिंग करके शहर में फैलाई जाती है। बढ़िया, काम जारी रखो, मैं बाहर हूँ। जरूरत पड़ी तो जान हथेली पर लेकर फौरन हाजिर हो जाऊंगा। कहने के साथ ही बिहानी का चेहरा गायब हो गया। देवराज चौहान ने भिजे होठों से गहरी सांस ली, फिर आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगा। रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले ली थी। जगमोहन और महावीर तेजी से फैक्ट्री के हर हिस्से में बारूद बिछाने में लगे हुए थे। अंधेरे में टहलते टहलते देवराज चौहान ऐसी खिड़की के पास पहुंचा जिसके भीतर रोशनी थी। देवराज चौहान ने देखा, वह ऑफिस था। वहां से हटने को हुआ कि एकाएक ठिठक कर रह गया। निगाह टेबल पर पड़े फोन पर अटक गई। अगले ही पल देवराज चौहान ने खिड़की को चेक किया। खिड़की की सिटकनी बंद नहीं थी। दोनों पल्ले खोलते हुए देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। लाइन मिली। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया।
हेलो, नाइक से बात कराओ, कहते हुए देवराज चौहान के होठ भिज गए। कौन हो तुम? आने वाले स्वर में उलझन भर आई थी। देवराज चौहान। देवराज चौहान? तुम बच नहीं। जुबान बंद रखो और नाइक से मेरी बात कराओ। देवराज चौहान गुर्राया। नाइक साहब जा चुके हैं। कहाँ? अपने बंगले पर। बंगले का नंबर दो। तुम्हें नंबर नहीं दिया जा सकता। तुम? नाइक के बंगले का नंबर दो, बहुत जरूरी बात करनी है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। चंद पलों की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। देवराज चौहान ने नाइक के बंगले का नंबर मिलाया। लाइन मिलने के बाद भी करीब मिनट भर बाद नाइक से बात हुई। पहले शायद किसी नौकर ने रिसीवर उठाया था। हेलो, नाइक की आवाज कानों में पड़ते ही देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता बिछती चली गई। नींद लेने की तैयारी हो रही है, देवराज चौहान ने भिजे स्वर में कहा। तुम? नाइक का तेज स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। मैं तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री से बोल रहा हूँ, माहिमवादी। वहां? नाइक का गुर्राहट से भरा स्वर कानों में पड़ा। क्या कर रहे हो? बारूद लगा रहा हूँ। बेवकूफ़ी मत करो देवराज चौहान। नाइक की आवाज में खतरनाक भाव थे। अपनी मौत को क्यों भयानक बनाते हो? तुम्हारे नाम पर मौत तो लिखी। तुम कौन होते हो मौत लिखने वाले? वह तो ऊपर वाला लिखता है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में स्मैक पैकिंग का काम चलता है तुम्हारा। अब यह जगह उड़ने जा रही है, चाहो तो आकर बचा। मेंटल हो गए हो तुम। नाइक से, मेरे से टकराने का पागलपन। नाइक? देवराज चौहान मौत भरे स्वर में कह उठा। तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपया लेने आऊंगा। जल्दी हमारी मुलाकात होगी, तब तुम्हें बताऊंगा कि डंके की चोट पर कोई भी ऐलान करना इतना आसान नहीं होता, खास तौर से तब जबकि सामने देवराज चौहान हो। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने खोखले डंके पर चोट मारी थी, जिसकी कोई आवाज नहीं गूंजी। तुम तो? देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। सुधाकर नाइक रिसीवर थामे दांत भींचे खड़ा का खड़ा रह गया। देवराज चौहान उसके ठिकाने पर बारूद लगा रहा था। कुछ ही घंटों में उसे दूसरी चोट देने जा रहा है। यह बात उसे पागल किए जा रही थी कि सुनने वाले क्या सोचेंगे। नाइक में दमखम नहीं रहा, बूढ़ा हो गया है वह। यह सब 2-4 दिन और चला तो वह कहीं का नहीं रहेगा। गुस्से की अधिकता के कारण नाइक का चेहरा स्यासा हो रहा था। उसने फौरन ऑफिस के नंबर मिलाए चौबदार से बात करने के लिए, परंतु चौबदार के वहां मौजूद न होने के कारण चौबदार से बात नहीं हो सकी। फिर उसने प्रेमलाल का नंबर मिलाया। वहां बेल होती रही, रिसीवर नहीं उठाया गया। हर बीतते पल के साथ नाइक पागल सा हो रहा था। नाइक ने पुनः अपने ऑफिस में फोन करके ढेर सारी हथियारबंद आदमी गारमेंट फैक्ट्री की तरफ भेजने को कहा। बताया कि वहां बारूद लगाया जा रहा है। यह सब करने के बाद नाइक ने रिसीवर रखा तो उसका बदन क्रोध से कांप रहा था। मेंटल हो गया है देवराज चौहान। नाइक दांत किटकिटा उठा। मालूम है देवराज चौहान को कि उसकी मौत आनी है, फिर भी उड़ने की कोशिश कर रहा है। नाइक से नहीं टकरा सकता, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। सब डरते हैं मुझसे। देवराज चौहान भी डरेगा। जब मौत उसके सिर पर होगी तब मैं उसकी आंखों में डर देखूंगा, तब देखूंगा। नाइक बड़बड़ाए जा रहा था। उसके चेहरे के जर्रे जर्रे पर क्रूरता ही क्रूरता नाच रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।